गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप माय वॉइस लाउडर एंड क्लियर। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज अक्षय। मैं एक फुल टाइम ट्रेडर भी हूँ और एक इंस्ट्रक्टर भी हूँ। ट्रेडिंग भी करता हूँ, ट्रेडिंग सिखाता भी हूँ। परफॉर्मेंस आपको ग्रुप में देख के पता लग गई होगी कि जो मेरी प्राइस को लेके अप्रोच है वो एकदम सिंपल एंड लॉन्ग वे की है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मेरा मोटिव होता है ट्रेडिंग को लेके वो होता है पेशेंस, कि हम पेशेंस के साथ में ट्रेडिंग को कैसे करें। क्योंकि आपने गाइस देखा होगा मार्केट के अंदर कि मार्केट में क्या होता है कि ट्रेडर एंटर होता है, कुछ टाइम के लिए पैसा जैसे ही कमाता है तो उसके अंदर एक लालच आता है और फिर बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट, बिना किसी अप्रोच के वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से होता क्या है, उसको लॉस। और फिर उसके मन में बनती है नेगेटिविटी ट्रेडिंग को लेके। इस कोर्स में सबसे बड़ा जो बेनिफिट पार्ट रहने वाला है आप लोगों के लिए वो रहेगा पॉजिटिव पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट दोनों। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्स आपने ज्वाइन किए होंगे, मैं किसी भी कोर्स को गलत नहीं बताता, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो भी इंस्टीट्यूट कोर्स को पढ़ा रहा है कोई ना कोई नॉलेज लेके पढ़ा रहा है, राइट। तो मेरे इंस्टीट्यूट से किसी भी इंस्टीट्यूट को टारगेट करने का नहीं रहेगा, बट यस, मैंने मेरी लाइफ में देखा है कि जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स पे बात करते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स पे बात नहीं करते हैं। इस कोर्स के अंदर मैं आपको नेगेटिव पॉइंट्स पे भी ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि अगर मैंने पॉजिटिव पॉइंट के साथ साथ में आपको नेगेटिव पॉइंट को भी फैक्टर को ध्यान में रखने को कहा तो आपके ट्रेडिंग में हिट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आप लोगों को इस केस के अंदर, कि मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ में खड़े हैं। आप जाना चाहते हैं, मान लीजिए जयपुर टू दिल्ली या दिल्ली टू मुंबई, कोई भी जगह जाना चाहते हैं। अब आप पहली बार जा रहे हैं और आपका दोस्त उस रास्ते से पहले जा चुका है। तो वो आपका फ्रेंड आपको क्या समझाएगा कि इस जगह पे फ्लाईओवर बन रहा है तो यहाँ ट्रैफिक मिलेगा, इस जगह पे आपको गड्ढे मिल सकते हैं, इस जगह पे आपको ये रेस्टोरेंट मिलेगा। वो मोटा मोटा आपको एक ऐसा आइडिया देता है, ताकि जो आपका सफर है, ये निकलते हैं, जैसे ही वो स्टेशन आता है तो आपके दिमाग में वो चीज हिट करती है कि यार मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि इस जगह पे रेस्टोरेंट होगा, इस जगह पे गड्ढे होंगे, इस जगह पे फ्लाईओवर होंगे, तो आप अपनी गाड़ी को वैसे ही ड्राइव करते हैं। तो सेम स्टॉक मार्केट में जो मैं आपको वे बताने वाला हूँ, जो मैं आपको रास्ता बताने वाला हूँ, उस रास्ते में कहाँ कहाँ पे आपको रिस्क को मैनेज करना है, कहाँ कहाँ पे आपको अग्रेसिव ट्रेडिंग करनी है, कहाँ पे आपको कंजर्वेटिव ट्रेडिंग करनी है, इन सब चीज के रास्ते मैं बताऊंगा। अब जैसे कि मैंने बताया एग्जाम्पल के अंदर कि दोस्त एक आपको रास्ता बता सकता है, उस रास्ते पे गाड़ी को आपको कैसे ड्राइव करनी है वो तो टोटली आप पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए दोस्त ने कहा कि इस स्टेशन से लेकर इस स्टेशन तक आपको ड्राइव स्लो करनी है, 90 100। आपने उसकी बात नहीं मानी और आप गाड़ी को चलाते हैं 120 140, जिसमें आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जैसे चालान कर सकता है, कुछ भी XYZ मान लीजिए। सेम इस कोर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब अग्रेसिव ट्रेडिंग लेनी है और कब आपको कंजर्वेटिव प्ले करना है, कब आपको ट्रेडिंग के अंदर पेशेंस के साथ में सिर्फ मार्केट को वॉच करना है, कब मार्केट में जैसी अपॉर्चुनिटी मिले उसको कैसे लेनी है, कैसे ट्रेड करनी है, वो सारे के सारे रास्ते मैं आपको इस कोर्स के अंदर बताने वाला हूँ। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपका एक अच्छा दोस्त रहूंगा मार्केट के अंदर, मार्केट को सिखाने में। अब आप उसको किस तरह से फॉलो करते हैं वो डिपेंड करेगा आप पे। सो गाइस, आर यू रेडी टू स्टार्ट टुडे सेशन? टुडे सेशंस की अगर मैं बात करूं तो आज का एक इंट्रोडक्शन सेशन रहेगा 30-40 मिनट्स का, जिसमें मैं कुछ बेसिक्स बताऊंगा, कुछ मैं मार्केट्स के जो सॉफ्टवेयर हम यूज करने वाले हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों के साथ ही। तो सबसे पहले बताएं कि कौन कौन मार्केट को पहले से जानता है और कौन कौन इस मार्केट में नया नया एंटर हुआ है, और किसको कितने साल का एक्सपीरियंस है, ट्रेडिंग में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सिंस 2015, वेरी नाइस। सो आप लोगों का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप लोग प्रॉफिट में निकले या आपने लॉस देखा? नॉट गुड। देखो, आज तक नॉट गुड और वेरी बैड रहा है, बट आज के बाद से मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस है कि जो चीज मैं आपको थ्योरी बताने वाला हूँ ना, अगर आपने इसको फॉलो किया ना, तो आप बैड तो नहीं बोलोगे, ना ही नॉट गुड बोलोगे। हो सकता है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर आपका एक डिसेंट प्रॉफिट हो, बट जितना आप मार्केट को टाइम देंगे उतना ही आपकी ट्रेडिंग स्किल्स बेटर होगी। अब देखो, एक चीज मैं आपकी साइकोलॉजी को चेंज करना चाहूंगा इसके अंदर। देखो गाइस, कोई भी कोर्स सीखने के बाद में आप ये नहीं सोच सकते, जैसे आपने सुना होगा कि ज्वाइन आर क्लासेस विद इन 45 days यू विल लर्न ट्रेडिंग। वो सुना होगा,
1 महीने में फुल टाइम ट्रेडर बनिए, राइट, 2 महीने में हम ये बना देंगे, 2 घंटे की आड़ से आपको ऑप्शन की गेट स्ट्रेटजी पता लग जाएगी। लेकिन गाइस मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए आपको देना होगा टाइम। टाइम कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे को मार्केट में ऑलमोस्ट 8 साल का एक्सपीरियंस होने वाला है दिसंबर में, राइट। अब 8 साल के इस एक्सपीरियंस में जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था तो मैं भी एक अच्छा ट्रेडर नहीं था, मैंने भी काफी लॉसेस लिए थे मार्केट के अंदर, बट यस, मार्केट को डीप सीखने के लिए मैंने उस लॉसेस को कवर भी किए आने वाली ट्रेड से। इनिशियल बेसिस में मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं था, राइट। सो प्रैक्टिस के साथ में, चार्ट की स्टडी के साथ में मार्केट को सीखा, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, तब जाके एक अच्छी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। तो मैं ये कहता हूँ कि जो ट्रेडिंग मैंने 2 से 3 साल में सीखना स्टार्ट करी, इस कोर्स से आप विद इन 6 मंथ इतने ट्रेंड हो जाओगे प्रैक्टिस के साथ में। क्योंकि हम इस कोर्स को वीकेंड पे क्यों रखते हैं, पहला मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ। देखो गाइज, हमारा पर्पस है आपको सिखाने का। अगर मैं चाहूँ इसे एज ए बिजनेस मॉडल, तो मैं आपकी डेली क्लासेस लेके इस कोर्स को 1 मंथ के अंदर ही कंप्लीट कर दूंगा, तो वो मेरा ही प्रॉफिट होने वाला है। ऑनेस्टली, मैं एकदम ऑनेस्ट व्यू में आपको आंसर करूंगा इस चीज को लेके। मैं सैटरडे संडे क्लास क्यों लूं? अगर मैं चाहूं तो डेली क्लासेस को एंड करके खत्म कर दूं 1 महीने में। मैं साल भर के 12 बैच 11 बैच चला सकता हूँ, बट वहीं मैं डिसेंट फीस के अंदर आप लोगों को पूरे साल भर में 6 से 7 बैच ही कंडक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा मोटो है कि सच में एजुकेट कराना है लोगों को, ना कि खुद के बिजनेस मॉडल को बढ़ाना है। हाँ, कम बैच लूंगा, कोई इशू नहीं, कम कमाऊंगा, ये बात भी सच है, बट मैं चाहता हूं कि जितना बंदों को मैं एजुकेट कर सकूं, उतना मेरे लिए भी एक उपलब्धि होगी, एक हिसाब से कहूं तो मैं आप लोगों को। तो इसलिए मैंने टारगेट रखा है, क्योंकि मेरे को पता है कि मान लीजिए कोई ऑफिस जाता है, किसी की डे शिफ्ट है फॉर एन एग्जाम्पल। अब वो कैंडिडेट सुबह 9-10 बजे ऑफिस पहुंचेगा, शाम को 6 बजे वो घर पे आता है, 6:30 या 6 बजे जो भी टाइम है, कोई 7 बजे भी पहुंचता है ट्रैफिक में। अब 7 बजे से मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, वो क्लास ले लेगा, कोई इशू नहीं है, 7 से 8 वो क्लास ले लेगा। अब आप लोग ही बताइए कि कोई थका हुआ बंदा आके क्लास ले, आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई माइंड लगेगा क्लास के अंदर। हाँ, एक्साइटेड में माइंड लग सकता है, बट उतनी प्योरिटी नहीं आएगी। अब 7 से 8 मान लीजिए उसने क्लास भी ले ली, अब आके खाना भी खाएगा, चेंजेस भी करेगा, तो 10 बज गए। अब 10 बजने के बाद मैं तो आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ। फिर आप होमवर्क कब करोगे? क्योंकि इंसान थक जाता है, फिर रात को 11-12 बजे तक सोता है, फिर सुबह वही अपनी दिनचर्या में स्टार्ट होता है, राइट। बट मैं सोचता हूँ वही मैं वीकेंड की बात करूं, जैसे मान लीजिए सैटरडे है, आज आप इस क्लास को आराम से देख सकते हैं, कल की क्लास को देख सकते हैं, उसके बाद में आपके पास में 5 डेज है। 5 डेज में उस क्लास के आप नोट्स बना सकते हैं, उस पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के दौरान आप अपनी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। मैं आपको एक मेंटर अलॉट करूंगा आफ्टर सेकंड क्लास, मंडे को आपको मेंटर अलॉट हो जाएगा। कोई भी चीज डिस्कस करनी हो आप ग्रुप में डालो, आस्क टू मेंटर, मेंटर का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वो आपको उस टाइम पे जवाब देंगे। जैसे मान लीजिए, वैसे तो ऑफिशियल टाइम हम रखते हैं 11 to 4, 11 to 5 या 12 to 5, बट आपको कभी कभी जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन रात को ही रेज किया, मेंटर फ्री होगा तो रात को भी आपको रिप्लाई दे देता है, क्योंकि ग्रुप में अगर मान लीजिए उसको लगता है कि कोई क्वेश्चन है तो रिप्लाई देता है, क्योंकि मेंटर्स की भी अपनी लाइफ होती है, राइट। वो भी अपनी सोशल लाइफ को रनिंग कर रहे होते हैं। बट ये है कि सपोर्ट की बात मैं बोलूँ, मैंने लास्ट बैच के ही काफी स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर किए थे कि हमारा कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही कैंडिडेट्स आराम से 10%, 15%, 5% ट्रेडिंग से निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड बात आती है स्क्रीनशॉट की। मैं गाइस एक बात आपको रिकमेंड करूंगा, आप चाहे लाखों रुपए कमाओ, कोई भी स्क्रीनशॉट ग्रुप में नहीं डालेगा। उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। मान लीजिए एक क्लास में कई ऐसे कैंडिडेट है जो फास्ट लर्नर है, और कई ऐसे कैंडिडेट है जो स्लो लर्नर है, या कोई इंटरमीडिएट कह दूं, ठीक है। हर एक कैंडिडेट कैंडिडेट की अलग अलग तरीके होती है सीखने के। अब मान लो फास्ट लर्नर ने क्या किया, जिसको मार्केट में थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उसने फटाफट से इस कोर्स को किया है, या मान लो ड्यूरिंग द कोर्स टाइम उसने कुछ प्रॉफिट जनरेट करके ग्रुप में डाला। अब होगा क्या, जो कैंडिडेट आराम से मार्केट को सीख रहा है ना, वो नहीं चाहते हुए भी ट्रेडिंग कर लेगा। क्योंकि होता क्या है कि मैंने देखा है कि बड़े बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखा के कैंडिडेट को खींचा जाता है। उससे क्या होता है कि उनका कुछ नहीं जा रहा, ठीक है, करने वाला तो करेगा ट्रेडिंग, उसके चक्कर में जो नया सीख रहा है ना बंदा, वो ट्रैप हो जाता है। तो सबसे बड़ा जो मार्केट का ट्रैप है ना, वो यही है। स्क्रीनशॉट डालो, मैं तो नहीं डालता ग्रुप में कभी स्क्रीनशॉट, क्यों डालूं? परफॉर्मेंस देख लो ना, किसी स्टॉक्स को अगर मैं 10 से 20% भगा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है, अगर मान लो मैं ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ तो मेरे अकाउंट में 10 से 20% चल रहा होगा। किसी भी स्टॉक में ले लो, या किसी भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ले लो। अब मैं टेलीग्राम पे पोस्ट इसलिए करता हूँ कि पूरा लाइव रहता है, कोई भी चीज डिलीट थोड़ी करते हैं, तब आपके सामने लाइव होती है। अगर कोई चैनल को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है, तो उसके बारे में सब पता लगता है कि उसने कब पोस्ट डाली, कितने टाइम पे डाली, कब डाली, किस टाइम डाली, किस प्राइस पे डाली। तो उनको पता होता है कि चैनल रिव्यू करने के बाद भी कि कैंडिडेट की परफॉर्मेंस क्या है। तो इसलिए ग्रुप में मैं आपको बोलूँ, हाँ, किसी को स्क्रीनशॉट भेजना है पर्सनल सेंड करें, कोई इशू नहीं है, अप्रिशिएट होगा। वन मोर थिंग, ग्रुप में कोई अच्छा कर रहा होगा, अप्रिशिएट किया जाएगा, ताकि दूसरे कैंडिडेट भी मोटिवेट हो, ठीक है। तो इन चीजों का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता गाइज
कि किसी कैंडिडेट ने अगर मान लो 10,000 20,000 का प्रॉफिट निकाला और वो मेंशन कर दे ग्रुप के अंदर कि फीस रिकवर्ड। अब होगा क्या, जो कैंडिडेट आराम से सीख रहा है किस चीज को, वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते हुए भी ऐसी ट्रेड ले लेगा जिसमें हो सकता है कि वो 10,000 का लॉस कर दे। वो वहां से डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि हम कितने टाइम पे ट्रेडिंग सीख सकते हैं। देखो गाइस, एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं आज की तारीख में। आपने मान लीजिए कोई भी नया ऑफिस ज्वाइन किया, कोई एक महीने में पूरा प्रोसेस सीख सकता है क्या? पॉसिबल है? नहीं सीख सकता ना। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उस प्रोसेस में ट्रेनिंग लेनी होती है, फिर धीरे धीरे उसमें इम्प्लीमेंट करना होता है। इम्प्लीमेंट के साथ साथ में उसके नेगेटिव मतलब कभी उसमें गलतियां भी होती है, कई बार सही भी निकलता है, गलतियों से इंसान सीखता है। सीखते सीखते वो ऑफिस में काम करते करते विद इन 6 मंथ उसमें इतनी स्किल्स आ जाती है कि वो आराम से उस प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर लेता है। चाहे आप आईटी की बात कर लीजिए, आईटी में जैसे कोई भी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है तो स्टार्टिंग में बहुत बग्स आते हैं, राइट। बट धीरे धीरे इंसान जब किसी प्रोजेक्ट पे काम करता है तो विद इन 3 to 4 मंथ्स उस चीज को समझ जाता है कि हाँ मैंने यहाँ जो गलती की थी मैं इस मिस्टेक को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो सेम स्टॉक मार्केट की मैं बात करूं, मैं नहीं कह सकता कि 2 महीने में आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दोगे, बट ये कह सकता हूँ कि 2 महीने में आपको ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट पूरे आ जाएंगे। उस कॉन्सेप्ट को आप धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में यूज करो, ग्रुप में चैट करो। विद इन 3 4 मंथ्स आपको इतनी ट्रेडिंग आ जाएगी कि आपने जो फीस पे की है ना वो आप आराम से महीने 2 महीने में रिकवर कर जाओगे, डिपेंड ऑन योर कैपिटल। अब मैं बात करता हूँ कि ट्रेडिंग सट्टा है क्या या बिजनेस है। देखो गाइस, ये डिपेंड करती है आपकी मेंटेलिटी पे। मेंटेलिटी की बात करूं कैसे, अब आपको पता है स्टॉक मार्केट में अगर मैं बात करूं, कमोडिटी में ट्रेडिंग होती है, करेंसी में होती है, इक्विटी स्टॉक्स में होती है और ऑप्शंस में होती है। अब मैं बात करता हूं सिर्फ ऑप्शंस की और इक्विटी की। अब हमें पता है कि इक्विटी में जब भी हम किसी स्टॉक्स को बाय करते हैं तो एक हिसाब से हम किसी असेट को बाय कर रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हैं। कैसे? मान लीजिए आपने कोई लैंड बाय करी, ठीक है। उस लैंड को बाय करने के बाद में आप जब चाहे उस लैंड को बेच सकते हैं। ऑप्शंस में क्या होता है, एक आपको टाइम पीरियड दिया जाता है कि विद इन 30 डेज 60 डेज, जो भी सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के जो टाइमिंग्स है किसी भी कॉल या पुट को बाय करने में, उस रेगुलेशंस के अंदर अगर आपकी डायरेक्शन सही हुई तो आप हिट हो, और अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं हुई तो आप लॉस में हो। मतलब आपको नहीं चाहते हुए भी लॉस काटना ही होगा। इक्विटी में बेनिफिट क्या होता है कि मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल कहीं से आपने किसी स्टॉक को बाय किया, आपको पता है कि मेरे पास में दो रेंज है, पहली रेंज है 500 की, दूसरी रेंज है 250 की। उस केस में हम रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं कि मान लीजिए 500 पे आपने किसी स्टॉक को बाय किया तो उसको बेचने की जरूरत नहीं है, कोई अच्छा स्टॉक्स है तो आपको पता है कि 250 से 100% चलेगा, तो वहां पे जाके आप एवरेज भी कर सकते हो डबल क्वांटिटी से। ठीक है, तो वहां से अगर आपने स्टॉक्स को रखा और 3 to 4 मंथ तो वहां से आपको अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, वही ऑप्शंस में नहीं। तो स्टॉक मार्केट सट्टा उन लोगों के लिए है जो इसे एज ए ऑप्शन में डील करते हैं। आप कितने कॉन्सेप्ट पढ़ लो, अगर ट्रेडिंग में उल्टा हो गया तो सारे कॉन्सेप्ट फेल है। बट इक्विटी में कॉन्सेप्ट चलने के चांसेस इसलिए है क्योंकि हम हमारे रिस्क मैनेजमेंट को एवरेज से भी कर सकते हैं। और मैं आपको सही बात बताऊं, आई डोंट नो कितने लोगों को पता है कितने लोगों को नहीं पता। अगर मैं बात करूं मेरी, तो मैंने काफी ऐसे ट्रेडर्स के साथ में बैठ के कम्युनिटी ज्वाइन की है, जो मैं बताऊं जिन्होंने कभी सॉफ्टवेयर देखा ही नहीं, मतलब एजेड लोग 60 70 ईयर्स वाले, 55। जो मैं कह सकता हूँ कि जब मार्केट स्टार्ट हुआ था तो वो पेपर में जैसे 1990 स्कैम में है ना, टू में, कि ये शेयर्स के भाव इतने हो गए। मैंने उन लोगों के साथ में भी सीखा, तो वो किसी भी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते, वो पकड़ते हैं भाव। वो बहुत शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में यूज करते हैं कि हमें स्टॉक का भाव पकड़ना आता है, राइट। भाव मतलब प्राइस की रेंज, कि इस प्राइस से रेंज से प्राइस उड़ने के चांसेस हैं। उनकी जब साइकोलॉजी के साथ में मैंने 1 से 1.5 साल काम किया, उनके साथ बैठ के ट्रेडिंग को देखा, तो मुझे समझ में आया कि जो ट्रेडिंग है, जो कॉन्सेप्ट है, उसमें कॉन्सेप्ट काम करते हैं 30 40%, और 60 70% काम करती है आपकी साइकोलॉजी। आप उस स्टॉक को कैसे देख रहे हो, आपको उस स्टॉक को देखते हुए कितना टाइम लग गया, राइट। तो उससे बोलते हैं भाव पकड़ना किसी भी स्टॉक का। तो इस कोर्स के अंदर मैं आपको उस एक्सपीरियंस को भी लेके आऊंगा कि जब मैंने उस चीज का एक्सपीरियंस देखा तो मैंने उसको कैसे उसको पॉइंट आउट किया, कैसे उस भाव को पकड़ा, और उसके साथ में अपने ट्रेडिंग की कॉन्सेप्ट में यूज करके एक अच्छे रिटर्न निकालने की प्रैक्टिस की। तो इस कोर्स में मैं आपको उस ट्रेडिंग से भी बताऊंगा कि अगर आप किसी कॉन्सेप्ट में जाके किसी एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ में जब वो मार्केट को देखता है तो वो किस तरीके से मार्केट को एनालिसिस करता है। क्योंकि मार्केट को एनालिसिस करने के लिए काफी तरीके हैं, आपने सुना होगा, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, एल्गो ट्रेडिंग्स, राइट। इस कोर्स के अंदर अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो बहुत सारी स्टडीज होती है, डिमांड एंड सप्लाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस, आरएसआई स्टोकास्टिक, आरएसआई, ठीक है, फिबोनाची। मतलब अगर मैं स्टडी की बात करूं तो 1000+ स्टडीज है। अब 1000 स्टडीज को पढ़ना तो मुश्किल नहीं है, बट ये कह सकता हूँ कि विद इन 3 ईयर्स तक हम पढ़े तो पढ़ सकते हैं आराम से। हमें मतलब है कि टेक्निकल स्टडी के अंदर जो सबसे बेस्ट स्टडीज है, जो कि बहुत पुराने समय से चलती आ रही है,
उन स्टडी को यूज करते हुए हमारा एक बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप फाइंड आउट करना। किसी भी कोर्स में मैंने देखा है कि वो एक पर्टिकुलर स्टडी को ही पढ़ाते हैं, डिमांड एंड सप्लाई हो गया, या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे फोकस करता है, कोई एल्गो पे ही फोकस करता है। सब इंस्टीट्यूट की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। इस कोर्स के अंदर ये बेनिफिट मिलेगा गाइस, आपको डिमांड सप्लाई भी सीखने को मिलेगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करने को मिलेंगे, और एल्गो ट्रेडिंग जो आरएसआई स्टोकास्टिक कैसे काम करते हैं वो भी सीखने को मिलेंगे। अब मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरे पास में 3 ट्रेडर है, एक डिमांड एंड सप्लाई को यूज कर रहा है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज कर रहा है, एक एल्गो को यूज कर रहा है। अब सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट होंगे, राइट। अब मान लीजिए कोई प्राइस है, उस प्राइस की जो रेंज है वो है एज ए डिमांड सप्लाई 250, 250। सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला बोल रहा है मैं 350 पे ले रहा हूँ, एल्गो वाला बोल रहा है मैं तो ले रहा हूँ 400 पे। तो तीनों की जो स्टॉक को खरीदने की प्राइस है वो अलग अलग होगी। बट गाइज एक समय ऐसा भी आता है चार्ट्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, जब तीनों के कॉन्सेप्ट सेम पॉइंट पे मिलते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई ऐसा स्टॉक्स है, तो एज पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज कर रहा है, उसने बोला है मैं इस स्टॉक को खरीदने वाला हूँ 300 पे, एल्गो वाला भी बोल रहा है कि मैं 300 पे खरीदूंगा, और डिमांड एंड सप्लाई वाला भी बोल रहा है 300 पे। तो उस स्टॉक के चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना मार्केट में कितने कैंडिडेट किस थ्योरी पे काम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इन तीनों थ्योरी को कंबाइन किया और अपनी थ्योरी बनाई कि हम किसी स्टॉक्स को तभी बाय करेंगे जब हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, हमारा डिमांड एंड सप्लाई और हमारा स्टोकास्टिक तीनों जैसे ही अपने एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, तब जाके हम प्राइस को कैच करेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा कि हमें पता है होगा कि इस पॉइंट पे बाय करने वाले इतने सारे ट्रेडर्स हैं, तो स्टॉक के चलने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो हमने किसी भी एक थ्योरी पे डिपेंड नहीं हुए, ठीक है, हमने तीनों थ्योरी को कंबाइन किया। उस कॉम्बिनेशन से हमको जो प्राइस का भाव मिला, उस भाव पे हमने प्राइस को खरीदा और अपने टारगेट स्टॉप लॉस के साथ में उसमें ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो ये है सबसे बड़ा इस कोर्स का बेनिफिट कि आपको तीनों थ्योरी इस कोर्स के अंदर ही मिलेगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस की मैं बात करूं, इसको मार्क करना काफी टिपिकल होता है स्टार्टिंग वेज के अंदर, बट मेरे पास में एक ऐसे टूल्स है कि आपको मार्क करने की जरूरत ही नहीं होगी। आपके सामने वो ऑटोमेटिक टूल आ जाएगा, आप उसको लगाओ और ट्रेडिंग के सेटअप के साथ में यूज करो। ठीक है गाइस, अब मैं बात करता हूँ हमारे कोर्स की और स्टॉक मार्केट की। अब स्टॉक मार्केट में डील करने के लिए मेनली दो स्टडीज यूज होती है, एक होती है टेक्निकल, एक होती है फंडामेंटल। टेक्निकल स्टडी क्या होती है कि जो स्टडी चार्ट को देख के या किसी डेटा को देख के की जाए। फंडामेंटल स्टडी क्या होती है, किसी भी कंपनी की रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट, ठीक है, उसका पीएनएल, उसको रीड करा जाता है लास्ट 5 ईयर से 10 ईयर्स की, कि लास्ट 10 साल से वो कंपनी कितने प्रॉफिट एंड लॉस पे चल रही है, उसका ऑपरेशन कैसा है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसका पीपल मैनेजमेंट में कैसे काम होता है। उन सबको रीड करने के बाद में स्टॉक्स में पैसा लगाया जाता है। अब वो स्टॉक्स, ये नहीं पता होता कि कहाँ चल रहा है, बट टेक्निकल स्टडी से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें इस स्टॉक को कहाँ पे बाय करना है, पहला। दूसरी बात, फंडामेंटल स्टडी अगर आप करते हैं, तो एक स्टडी को करने के लिए आपको 2 से 3 दिन चाहिए अच्छी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की। मान लीजिए आपने रिलायंस की स्टडी करना स्टार्ट करी, तो रिलायंस की आप पहले बैलेंस शीट उठाओगे, पीएनएल उठाओगे, उसका ऑपरेशन चेक करोगे। अब मैं तो नहीं कह सकता कि वो ऑपरेशन 10 मिनट में चेक हो जाएगा या 15 मिनट में चेक हो जाएगा या एक दिन में चेक हो जाएगा, लगेगा टाइम, रिपोर्ट्स पढ़ने में टाइम लगता है। वहीं टेक्निकल स्टडी को हम सीख के विद इन 5 मिनट, विद इन 10 मिनट, विद इन 15 मिनट के अंदर हम कोई भी स्टडी बना सकते हैं। फंडामेंटल जो स्टडी होती है वो काम आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, 4 ईयर्स 5 ईयर्स के आसपास, जब आपको लंबा किसी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना हो, उसके डिविडेंड भी आपको बेनिफिट मिले, उसके बोनस में आपको बेनिफिट मिले। वहीं टेक्निकल स्टडी से आप इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, इस सब तरह की ट्रेडिंग कर सकते हो। अब मान लीजिए आपके पास में न्यूज आई कि फंडामेंटली ये स्टॉक बहुत अच्छा है, जिसका पी रेशो सब कुछ एक्स वाई जेड जो भी इसमें गणित होती है, आपने देखा कि सब कुछ बेस्ट है। फंडामेंटल ट्रेडर क्या करेगा, उस स्टॉक को वहीं बाय करेगा। बट आपको पता है कि हम एक टेक्निकल ट्रेडर है, आपको ये पता होगा कि ये स्टॉक एक ना एक दिन इस पॉइंट पे आएगा ही आएगा। कंपनी तो अच्छी है, क्योंकि मान लीजिए फंडामेंटल ने जो पैसा लगाया, ट्रेडर ने वो लगाया लंबे समय के लिए। हमें पता है कि जो चार्ट में अप एंड डाउन तो होते हैं स्टॉक्स के अंदर, हम उस स्टॉक में कब बाय करेंगे, जब वो हमारी स्टडी में आएगा। तो हो सकता है जो फंडामेंटल उस किसी स्टॉक को 1000 रुपीज में बाय करें, तो टेक्निकल के थ्रू हम उस स्टॉक को 500 में बाय कर सकते हैं और 200 पे बाय करेंगे। और जब तक स्टॉक 1000 होगा, तो हमारे पास में 60-70% का अमाउंट ऑलरेडी ही चल रहा होगा प्लस में। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है टेक्निकल स्टडी का। तो सबसे पहले मुझे बताया कौन कौन टेक्निकल स्टडी के बारे में जानता है पहले से, या कौन सी थ्योरी को आप लोगों ने कभी यूटिलाइज किया है। ओके, अब देखो सबसे पहले हम किस चार्ट स्टडी पे यूज करने वाले हैं वो बताता हूँ, कौन सा सॉफ्टवेयर। सब लोगों को सबसे पहले शेर खान का अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। शेर खान के लिए इसलिए कह रहा हूँ गाइस, क्योंकि जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर टूल्स हम यूज करने वाले हैं वो शेर खान में फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे चार्जेबल है। तो हमें
मार्केट में पैसा बचाना भी आना चाहिए, इसलिए हम शेर खान को रिकमेंड भी करते हैं, क्योंकि जो भी चार्ट स्टडी हम यूज करने वाले हैं वो शेर खान देता है। साथ के साथ हम ट्रेडिंग व्यू को भी सीखेंगे। ट्रेडिंग व्यू का जो एनुअली चार्जेस होता है वो होता है 42,000 के आसपास, बट हम वहां पे 1 रुपए पे नहीं करने वाले। उसके जो भी फ्री के टूल्स है हम उसको यूज करेंगे, बाकी हम सारे के सारे जो टूल्स यूज करने वाले हैं वो शेर खान के यूज करने वाले हैं। आपको ट्रेड टाइगर पे जाना है गूगल पे। शेर खान का ट्रेड टाइगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, जिसपे हम हमारी स्टडी को यूज करने वाले हैं। शेर खान को टाइप करने के बाद में गूगल पे आपको ट्रेड टाइगर डालना है। ट्रेड टाइगर के बाद में यहाँ पे आप डाउनलोड पे भी जा सकते हैं। सो गाइज, ट्रेड टाइगर को गूगल पे डालने के बाद में आपको ट्रेड टाइगर सॉफ्टवेयर होगा, यहाँ पे क्लिक टू डाउनलोड करना, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में आपको ऐसा आइकन मिलेगा, इस आइकन को खोलना है। लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएंगे। लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलने के बाद में आपको क्या करना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है, एज सिंपल जैसे हम चिरोदा में डालते हैं सेम शेर खान में डालना है। उसके बाद में आपको एक ऐसा यूआई फॉर्म दिखेगा ट्रेड टाइगर का। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज हमारे काम में आने वाली है। देखो, होम पेज पे चलते हैं, वही सेम लोगो, एग्जिट, मार्केट वॉच, थीम्स, ठीक है। ये जो भी शेयर्स खान के टूल्स है यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि हमारे काम के नहीं है। मार्केट वॉच की बात करता हूँ, यहाँ पे आता है ब्लैंक मार्केट वॉच, जिसमें लोकल, वेयर एंड हाउ गॉट द आइडिया पास। शेर खान से आप जैसे आप अकाउंट ओपन कराते हैं ना, जैसे जीरोधा में करवाते हैं शेर का, किसी का भी अकाउंट ओपन कराओ, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको शेर खान में अकाउंट ओपन कराना होगा, एज सिंपल एज। हाँ, जो आईडी पासवर्ड है, जैसे आप ट्रेड टाइगर को डाउनलोड करेंगे, उसको जैसे ही ओपन करेंगे तो वहां पे लॉगिन आईडी पासवर्ड पूछता है। जैसे हम किसी भी सॉफ्टवेयर में या कुछ भी लॉगिन करते हैं तो लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगते हैं, बस आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने हैं। लॉगिन आईडी पासवर्ड जैसे डालोगे आपको ये यूआई फॉर्म आ जाएगा। सेम मार्केट वॉच में होता है, ब्लैंक मार्केट वॉच में लोकल एंड ग्लोबल, इसको अभी हम रीड करने वाले हैं। ये होती है एड स्क्रिप्ट, ये कैसे यूज होगा इसको हम सीखेंगे अभी। यहाँ पे एनएससी, बीएससी, एनएसईएफओ, एमसीएक्स। एनएससी में क्या होता है, देखो, मार्केट में दो सबसे बड़े एक्सचेंज है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी स्टैंड फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन्हीं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनी लिस्टेड होती है। अब सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस दी जाती है वो एनएससी को दी जाती है, बीएससी को दी जाती है। आप जहां चाहे मर्जी है वहां पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट पर्सनली आई प्रेफर एनएससी। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो बीएससी में लिस्टेड होती है बट एनएससी में नहीं होती है, आपने देखा होगा। मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगा आपको। अब आप खुद सोचिए कि मान लीजिए मेरी कंपनी मैं लिस्टेड करने वाला हूँ, वो बीएससी में तो लिस्टेड है बट एनएससी में नहीं, तो कोई ना कोई तो उसमें प्रोज एंड कॉन्स होगा ही होगा। मेरा मानना ये है कि एनएससी किसी भी कंपनी को अगर लिस्ट करता है ना, तो वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रांग होनी चाहिए। एनएससी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो एज कम्पेयर टू दी बीएससी हार्ड है। तो मैंने मेरे दिमाग में थ्योरी बनाई कि अगर एनएससी उसी कंपनी को प्रेफरेंस दे रहा है जिसमें कुछ ना कुछ बेस्ट क्वालिटीज है, तो एक पॉइंट तो मुझे मिल गया कि एनएससी बेस्ट चीजें बेच रहा है, बेस्ट स्टॉक्स को लिस्टेड कर रहा है, तो उसके अंदर से यहाँ पे जो कंपनी लिस्टेड होगी वो बेस्ट होगी, इसलिए मैं एनएससी को प्रेफरेंस देता हूँ। ठीक है, एनएससी के अंदर शेर खान की खुद की एक लिस्ट बनी हुई है स्टॉक्स की। इस लिस्ट में ऑलमोस्ट 180 स्टॉक्स के आसपास लिस्टेड है। ये स्टॉक्स वो है जो हाई लिक्विडिटी है, मतलब कि हाई लिक्विडिटी इन द सेंस कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, नॉर्मल, हम अगर किसी भी किराने की शॉप पे जाते हैं तो प्रेफरेंस करते हैं, जैसे मान लीजिए कॉलगेट खरीदते हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट कॉलगेट यूज करते हैं, या फिर कोई ऐसे यूजर्स होंगे जो अदर कॉलगेट पे जाते होंगे, पतंजलि एंड ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि अब हमें पता है कि मार्केट में कॉलगेट खरीदने वाले ज्यादा लोग हैं, यानी कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है बाइंग एंड सेल की, कॉलगेट की ज्यादा है। तो शेर खान ने क्या किया, खुद की एक लिस्ट बनाई स्टॉक्स की जहां पे हाई लिक्विडिटी है, मतलब उस स्टॉक को खरीदने के लिए लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो ये है बिग ट्रेड लिस्ट होती है शेर खान की। मैं जैसे इसको ओपन करता हूं तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी ऐसे, बिग ट्रेड लिस्ट 1, 2। ठीक है, अब इसके अंदर इंडिया के सबसे बेस्ट जो कंपनीज है ना वो लिस्टेड है। यहाँ पे आता है एक्सचेंज, एनएससी का है। न्यूज, अगर मान लीजिए किसी भी स्टॉक्स में न्यूज चल रही है ना, वो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो आपको अलग से किसी भी न्यूज को ओपन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए ये स्टॉक है 5 स्टार, इसमें न्यूज आई है अर्निंग की, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो जहाँ पे इसकी जो भी न्यूज होगी यहाँ पे लिखी हुई आपको मिल जाएगी, आप चाहे तो उस न्यूज को पढ़ सकते हैं। आपको अलग से किसी भी स्टॉक्स की न्यूज देखने की जरूरत नहीं है कि आज कौन कौन से स्टॉक्स में न्यूज है। यहाँ पे शेर खान पूरी की पूरी न्यूज दे, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अर्निंग थी, तो यहाँ पे अर्निंग से रिलेटेड सारी न्यूज आपको मिल जाएगी। स्टेटस अवेटेड है, जैसे न्यूज आएगी यहाँ पे आ जाएगी, तो आप उस न्यूज को पढ़ सकते हो। फिर आती है स्क्रिप्ट नेम,
स्क्रिप्ट नेम में जो भी कंपनीज हैं उनके नाम आते हैं, कौन कौन सी कंपनी लिस्टेड है। फिर आते हैं उनके सेक्टर, कि जैसे मान लीजिए HFCL जो कंपनी है कौन से सेक्टर से आती है, टेलीकॉम से आती है। हिंडाल्को कौन सी कंपनी से आती है, एल्यूमिनियम से आती है। ठीक है। GSPL कहाँ से आती है, पेट्रोलियम से आती है। तो आपको इन स्टॉक्स की यहाँ पे मिल जाएंगे सेक्टर, कि ये स्टॉक किस सेक्टर से लिस्टेड है। फिर आता है परसेंटेज चेंज, कि पर्टिकुलर उस डे इस स्टॉक में कितना परसेंट चेंज हो रहा है। आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए किस स्टॉक में कितना डाउन आया वो लिस्ट पहले आ जाएगी। जैसे इस पे क्लिक करेंगे किस स्टॉक ने कितना हाई लगाया उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे लास्ट टाइम इंटेलीफैक्ट ने अच्छा स्टॉक्स चलाया था, IT कंसल्टिंग का सॉफ्टवेयर का ये कंपनी है। फ्राइडे को 20% चला था ये। प्रेस्टीज हो गया, NCC हो गया, NCC आई थिंक रिकमेंड भी कर रखा है मैंने। ठीक है। तो ये 8% चला। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस भी दे रखा है मैंने, 6-7% के आसपास शायद चला है ये स्टॉक। तो ऐसे ही इस में आपको परसेंटेज से आप चेंज चेक कर सकते हैं। लास्ट ट्रेड कितनी क्वांटिटी में डील हुई हमारे कोई चीज की नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि स्टॉक मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग कभी भी हो सकती है। इसमें कोई मुहूर्त नहीं होता कि इस टाइम भी ट्रेडिंग होगी। किसी बंदे के मन में आ गई तो आज मैं 10 लाख क्वांटिटी खरीदूंगा NCC की, वो खरीदेगा। कोई इसमें रोक टोक नहीं है, कोई प्रोजन एंड कॉन्स नहीं है, कोई इसको रोक नहीं सकता। तो जो जितनी भी क्वांटिटी आती है ये लाइव आती है। पहले से तो पता होता नहीं है हमें कि कितनी क्वांटिटी में बाय होने वाली है। करंट में आता है कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस है वो चलेगी। बिड क्वांटिटी की इस पर्टिकुलर प्राइस में कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर लग रहे हैं वो यहाँ पे शो होगी। बिड प्राइस, ऑफर प्राइस, कितने रुपए में स्टॉक आ रहा है और कितने रुपए में बिक रहा है। जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक को आप खरीदते हैं तो ऑफर प्राइस में खरीदते हैं। ठीक है। और उसकी क्या बिडिंग चल रही है उसकी प्राइस यहाँ पे आती है। ज्यादा फर्क नहीं होता है, 5 पैसे 10 पैसे का फर्क होता है, जो भी NSE अपना मार्जिन रखता है। आप किसी भी स्टॉक को खरीदेंगे तो 5 पैसे का फर्क तो आएगा ही आएगा, बिड में, ऑफर में। क्योंकि इनका मार्जिन क्या है, ये 5-5 पैसे की तो मार्जिन कमा रहे हैं ये लोग। 5-5 पैसे से करोड़ों कमा रहे हैं। ठीक है। सेम इसका ओपन, हाई, लो, क्लोज, लास्ट ट्रेडेड, सारी की सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन है बिग ट्रेड लिस्ट में। वहीं मैं मार्केट वॉच की बात करूं, NSE के अंदर मार्केट के इंडाइसिस है, निफ्टी, निफ्टी 100, 200, 500। कि निफ्टी में कितनी कंपनी लिस्टेड है। निफ्टी 100 का मतलब है कि निफ्टी 100 में कितनी कंपनी लिस्टेड है। 200, निफ्टी 500। बेस्ट जो रहता है निफ्टी 500 तक हम जा सकते हैं, बट मैं प्रेफरेंस देता हूँ निफ्टी को, निफ्टी 100 की कंपनीज को। कि मान लीजिए इन्होंने जो इंडाइसिस बनाया है, निफ्टी से स्टार्ट करता हूँ, 50 कंपनियां लिस्टेड है ऑलमोस्ट। तो निफ्टी में जो 50 कंपनी लिस्टेड है वो कितनी अच्छी होगी। सो साइकोलॉजी सोचो, मान लीजिए आपने कोई शीट बनाई, उस शीट में आपने देखा कि बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक्स तो ये हैं। फिर आपने धीरे धीरे क्वालिटी कंप्रोज करते 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 5 शीट बनाई। अब आपको पता है कि 5वीं शीट जो है क्वालिटी है, बट कंपेयर करूं पहली शीट से तो कम है। राइट। तो सेम इंडाइसिस में जो निफ्टी के होते हैं 500 कंपनीज तो है, उस 500 कंपनीज में निफ्टी की कंपनीज भी है। बट मैं जो प्रेफरेंस देता हूँ निफ्टी 100 के स्टॉक्स को ज्यादा देता हूँ और बिग ट्रेड लिस्ट को देता हूँ। उसके बाद में आप देखेंगे सेक्टोरियल एनालिसिस है, जिसमें निफ्टी ऑटो में कौन सी कंपनी लिस्टेड है, निफ्टी बैंक में कौन से बैंक आते हैं, फिनसर्व में कौन सी कंपनी लिस्टेड है, IT में कौन से स्टॉक्स आते हैं, ऑयल एंड गैस में कौन से आते हैं, मीडिया में कौन से आते हैं। ये सारे सेक्टोरियल एनालिसिस है जो कि हमारे कोर्स का पार्ट है। हम सीखेंगे कि इसको कैसे यूज करें। सेम यहाँ पे इंडाइसिस है एनर्जी के, MNCs कंपनीज के, इंफ्रा के। सेम BSE का भी अपनी लिस्ट है। तो BSE को मैं ज्यादा प्रेफरेंस देता नहीं हूँ, NSE को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। तो NSE पे ही मैं बोलूंगा आप लोगों को ट्रेड करनी चाहिए, और NSE पे ज्यादा हम पढ़ेंगे। NSE FO में जो बिग ट्रेड लिस्ट है वो ये है कि जो जो ऑप्शंस के स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे लिस्टेड है। अब मार्केट में तो 500 कंपनी है, क्या हजारों कंपनी है, हजारों कंपनियों में स्टॉक्स में ऑप्शंस होता नहीं है। ओनली बेस्ट कंपनीज में स्टॉक्स के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो जो जो कंपनियों के स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करती है वो यहाँ पे लिस्टेड होती है। ठीक है। M6 में वही हमारा मेटल सेक्टर, जो कि मैं ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता ऑनेस्टली कमोडिटी को, क्योंकि वही टाइम पीरियड का चक्कर, कि जिस चीज में टाइम पीरियड हो ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि कहीं ना कहीं उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना उनके अकॉर्डिंग ही बनाए हुए होंगे। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट को आप लॉन्च करने से पहले उसमें ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दो जिसको आपको अच्छे तरीके से पता हो कि 70 से 80% तो बेनिफिट मेरा होने वाला है। राइट। तो ये जो सेबी के रूल्स है ना, ऑप्शंस के अंदर, कमोडिटीज के अंदर, सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्हीं लोगों को होता है ब्रोकरेज कमाते हैं। यूजर्स तो इसमें 5% पैसा कमाते हैं, 95% कमाने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस स्टॉक मार्केट को सट्टे की तरह नहीं, बिजनेस की तरह सोचो। अब लोग बोलते हैं कि हम तो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करेंगे। अब मैं ही मानता हूँ गाइस, किसी को अगर इक्विटी में 10 से 20% रिटर्न निकालना आ गया, जैसे मान लीजिए अभी के टाइम के हिसाब से मैं कोई भी स्टॉक्स रिकमेंड करता हूँ तो जनरली 3-4-5 डेज में 10-12% चल जाता है। तो क्या मैं उसमें ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं कर सकता। कर सकता हूँ ना। जब इक्विटी में स्टॉक चल रहा है तो ऑप्शंस में तो ऑलरेडी चलेगा चलेगा। ऑप्शंस में तो प्राइस बढ़ने वाली है उस स्टॉक की।
तो सबसे पहले क्यों ना मैं फोकस करूं इक्विटी के अंदर। अगर इस इक्विटी में मेरी अच्छी कमांड हो गई तो ऑप्शंस में तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी ना। हाँ, ऑप्शन से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो मैं आपको, कुछ रिकॉर्डिंग्स है मेरी, वो मैं आपको शेयर करूंगा आफ्टर कंप्लीट दिस कोर्स। उस रिकॉर्डिंग्स को आप देखना, उसका मैं एक सेशन कंडक्ट करता हूँ 2 से 3 घंटे का, जिसमें आप लोगों के डाउट्स, वो सेशंस में क्या और चीज ऐड कर सकते हैं, वो सारे के सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा। क्योंकि ऑप्शंस को मैं ही चाहता हूँ कि आप लोगों को कम प्रेफरेंस दूं स्टार्टिंग के लेवल पे। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की स्टडी ऐसी हो कि आप जिस भी स्टॉक को निकाले वो आने वाले 3 से 4 5 दिन में अगर 5% भी चलता है ना, तो आप उसको स्टॉक को ऑप्शंस में ऑटोमेटिकली ही डील कर सकते हैं। उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो वीडियोस में मेंशन्ड है। मैं भी आपको बताऊंगा कि क्या रूल्स को हमें फॉलो करते हुए ऑप्शंस में ट्रेड करनी है। ठीक है, एओसी हमारी काम की चीज नहीं है। रिपोर्ट्स, जो शेयर खान में ट्रेडिंग करता है उसके लिए रिपोर्ट्स काम की चीज है। ऑर्डर्स, हमने किसी स्टॉक में ऑर्डर लगाया तो यहाँ पे आएगा। नेट पोजीशंस, उस पर्टिकुलर डे स्टॉक्स में क्या अप एंड डाउन हो रहे हैं वो यहाँ आएगा। लिमिटेड स्टेटमेंट में हमारा बैंक बैलेंस दिखाता है। डीपीएसआर में कोई स्टॉक को हमने रखा, उसको 2-3 महीने तक या 2-3 दिन तक रखा, वो डीपी में चल जाता है। ठीक है, वहीं मैं बात करता हूँ टूल्स की। तो इसमें कुछ टूल्स हैं, काम नहीं आएंगे, बस इस टूल्स का क्या यूजेस होगा वो मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा। न्यूज एंड इवेंट में आप दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको देखने की मार्केट में कौन कौन सी न्यूज चल रही है, तो न्यूज एंड इवेंट्स में जाके आप देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो, इस स्टॉक के अंदर एसटी मीडिया के अंदर न्यूज है, आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स फील्ड, मैं न्यूज पे ज्यादा फोकस नहीं करता, बिकॉज न्यूज जो आती है ना हमारे पास में, हम लास्ट बंदे होते हैं सुनने वाले। उसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा आने वाली क्लासेस में। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपको आपकी गाड़ी बेचनी है, तो सबसे पहले किसको पता लगेगा आपको आपकी गाड़ी बेचनी है? कोई भी प्रॉपर्टी मान लो, कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड चीज, कोई मोबाइल फोन एक्स वाई जेड, किसको बताओगे सबसे पहले? फैमिली मेंबर को पता होगा, राइट? अपने खास दोस्तों को पता होगा, राइट? थर्ड पर्सन को जब तक पता होगा, तब तक हो सकता है कि आपने या तो बेच दिया हो उस फोन को, या उसको प्राइस बढ़ा दी हो। तो जब थर्ड बंदे तक बात पहुंची, जब तक तो खेल हो चुका है। वो कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत, वो वाला गेम होता है। तो जितनी भी न्यूज आती है ना, हम तो लास्ट बंदे होते हैं सुनने वाले। अब ये न्यूज, अब इसने लिखा है कि आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग, अब ये क्या आउटकम आने वाला है हमें नहीं पता, बट बोर्ड मीटिंग्स के जो कैंडिडेट बैठे हैं ना उनको ऑलरेडी पता है। एक बात बताओ, मैं कोई नई वेबसाइट लॉन्च करूंगा, तो आपको कब पता लगेगा? लॉन्च होने के बाद। मेरे को और जो मेरी कंपनी के जो टीम मेंबर है उनको तो ऑलरेडी पता होगा कि हमारी वेबसाइट आने वाली है। तो सेम न्यूज में क्या होता है कि हमें जब पता लगता है जब वो आने वाली हो। अब जिन लोगों को ऑलरेडी पता हो कि न्यूज बेकार आने वाली है, अच्छी आने वाली है, तो वो अपनी पोजीशन उस अकॉर्डिंगली मार्केट में सेट कर लेते हैं। किसी भी न्यूज स्टॉक में न्यूज आती है तो आप उससे 1-2 दिन पहले के डेटा देखना। उस स्टॉक में या तो अच्छी न्यूज आने वाली होगी तो ऑलरेडी बाइंग हो रही होगी, और बेकार न्यूज आने वाली होगी तो ऑलरेडी सेलिंग स्टार्ट हो गई होगी। इसलिए मैं न्यूज पे ज्यादा फोकस नहीं करता। हाँ, कुछ न्यूज एक्चुअल होती है, उस पर मैं फोकस करता हूँ, एक्चुअल न्यूज पे। बड़ी कंपनी की रिपोर्ट्स, इन पे कभी मैं देखता ही नहीं उठा के। मैं कभी जी बिजनेस चलाया ही नहीं होगा मैंने, और चलाया भी होगा तो चलो इस वजह से चलाया होगा कि चलो मार्केट में मेरे लिए कुछ है नहीं, तो मार्केट के सामने बैठना भी है तो थोड़ी सी न्यूज ही सुन लेते हैं, मेरा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं वो लोग। ऑनेस्टली मैं तो एंटरटेनमेंट के हिसाब से न्यूज देखता हूँ। और मेरे एक्सपीरियंस में जब जो जो स्टॉक्स वहां से रिकमेंड होते हैं वो बोलते हैं बाय, मैं यहाँ पे देखता हूँ चार्ट पे वो होते हैं सेल। क्योंकि ए बाय नीड्स अ सेलर। खरीदने वाले को कोई प्रोडक्ट आप खरीदने जाओगे, वहां पे बेचने वाला होगा, तभी तो आप खरीद पाओगे। कोई बेचने वाला ही नहीं होगा तो कैसे खरीदोगे? किसी प्रोडक्ट को, जनरल आइटम्स की बात करूं, घर पे मान लीजिए आज आपको ऑयल लाना है, कुछ भी चीज लानी है, किराने की दुकान होगी उस एरिया में तभी तो खरीदोगे, नहीं होगी तो कहाँ से खरीद पाओगे? तो ए बाय नीड्स अ सेलर, यही स्टॉक मार्केट की गणित है। कि आप किसी स्टॉक को खरीद रहे हो तो वहां बेचने वाला भी तो होगा। अगर वहां बेचने वाला ही नहीं होगा तो स्टॉक्स अप चल जाएगा, प्राइस उसकी हाई हो जाएगी। आप टमाटर का ले लो ना आप, और मेरे को तो ऐसा लगता है कि आलू और टमाटर की भयंकर लड़ाई हुई है। टमाटर के भाव 200 रुपए किलो हो गए आजकल, इजीली दुकानों में मिलते ही नहीं है। जो बड़ी शॉप्स है ना, देखो मैं सही कह रहा हूँ, बड़ी शॉप्स में तो आराम से मिल रहे हैं। आई डोंट नो कि अदर स्टेट्स में क्या भाव चल रहे हैं, बट जयपुर में तो हालत ही खराब कर रखी है। हाँ, हम इजीली बाय कर सकते हैं, लेकिन ये था कि जो डेली के 2 किलो टमाटर आ रहे थे अब 1 किलो पे आ गए। तो अब टमाटर जैसी चीज की भी भाव बढ़ते हैं, तो हम तो स्टॉक मार्केट में डील कर रहे हैं। जो रेडी वाला आराम से 10 रुपए किलो आवाज लगा के टमाटर बेचता था ना, अब हम उनसे पूछते हैं भैया टमाटर है क्या? अरे नहीं साहब, टमाटर नहीं है हमारे पास में।
बड़ी बड़ी शॉप्स वाले भी है ना, एक थैली लेके आते हैं 5 किलो की, भैया इतने बिक पाते हैं, कोई खरीदता ही नहीं है। इवन आई हैव सीन कि कभी टमाटर गिर जाता था ना, रेडी वाला उठा के साइड में रख देता था। आजकल दुकानदार क्या करता है, टमाटर गिर गया ना, उसको धो के वापस रख देता है कि नहीं साहब ये 10 रुपए का पड़ता है। तो एक टाइम होता है कि किसी चीज की वैल्यू बढ़ती है। सेम, आज हम स्टॉक मार्केट में जरूर नए हैं, बट एक दिन आप लोगों की भी हमारी भी वैल्यू होगी। अब मैं चाहता हूँ उस वैल्यू को पॉजिटिव वे में लो तो ज्यादा अच्छा होगा। अब आपको पता है टमाटर हमेशा थोड़ी 200 रुपए किलो होने वाला है, नहीं होने वाला ना। वापस 20 तो आना ही है उसको, 30 तो आना ही है, 40 तो आना ही है। अब टमाटर से मेरे को एक अच्छी बात क्लिक हो रही है। अब ये बताओ कि जिसने टमाटर का स्टॉक रख रखा होगा, वो अभी एक न्यूज भी फ्लैश हुई थी कि एक बंदे ने शायद 4 करोड़ के आसपास टमाटर के अंदर बिजनेस में पैसा कमाए थे। उसने पहले से ही पता था उस बंदे को कि इसके भाव बढ़ने वाले हैं, राइट। उसने पहले से स्टॉक रख लिया। उसने पूरी न्यूज में चिल्ला चिल्ला के बोला था, एक पोस्ट आई थी तो मैंने देखा था उसमें कि डू यू बिलीव दैट कि आई हैव अर्नड 4 करोड़ रुपीज टू सेलिंग द टमाटर्स, द टोमेटोज। या नासिक थे, हाँ बिल्कुल नासिक से ही थी। तो वही बात है गाइस कि हमें पता है कि एक दिन किसी ना किसी चीज के भाव बढ़ेंगे। अब टमाटर जो दुकानदार है वो तो हमेशा बेच रहा था ना। अगर उस दुकानदार को पता लग जाता कि कल से टमाटर के भाव 100 150 जाने वाले हैं, वो पक्का स्टॉक रखता अपने अकाउंट में, अपनी शॉप पे 20 30 रुपए खरीदता और बड़े मार्जिन के साथ में बेचता। आपको पता है टोबैको की एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं। एक अ, बंदे से मिला था मैं, आईटीसी के, बहुत बड़ी पोजीशंस पे हैं वो। तो हाउ उनका कोई मार्जिन नहीं होता, जो भी आईटीसी के सेल्स में काम करता है उनको पता है उनकी सैलरी ज्यादा नहीं होती है। साल भर में एक टाइम ऐसा आता है गाइस ऑनेस्टली कि वो इतना कमा लेते हैं जितनी कोई सैलरी नहीं है। उनको क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी सिगरेट है, उनको पता होता है कि अब ये सिगरेट है, ये 100 रुपीज की जगह कल से मार्केट में 130 की होने वाली है। अब ये न्यूज उनको 1 से 2 महीने पहले पता लगती है। जो छोटी रिटेल शॉप्स होती है ना, छोटी थड़ियां, तो उनको सबसे एंड में जाके मतलब 3 4 दिन पहले पता होती है। और जो कस्टमर को तो जब वो खरीदने जाता है, जब भाव सुन के जो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, तब उसको पता लगता है। अब जो कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, जो बड़े सेल्स एरियाज मैनेजर होते हैं, उनको तो महीने भर पहले पता लगती है। तो वो क्या करते हैं, उस सिगरेट्स का पहले से स्टॉक्स रख लेते हैं अपने घर पे या कहीं भी XYZ। अब आपने देखा होगा कि टोबैको के अंदर जब भी प्राइस हाइक होती है तो वो 2 से 3 महीने तक हाइक चलती है। और पीने वाला तो पिएगा, क्योंकि एडिक्शन है। उस टाइम पे वो स्टॉक को सेल करता है। उसको पता है कि उसके एक सिगरेट की डब्बी अगर 80 रुपीज में होलसेल में पड़ी है, और वो मार्केट में वो चाहे तो 120 में बेचता है, 140 में बेचता है। और अगर नॉर्मली मैं बात करता हूँ एरिया में, जब वो सिगरेट के भाव चलते हैं नॉर्मल नॉर्मल डेज में सेलिंग में, वो 80 85 में बेचता है, 5 रुपए के मार्जिन पे। वहीं पे जब उसका टाइम आता है ना, तो एक एक सिगरेट के बॉक्स पे 40 50 रुपीज आता है। कोरोना में देखा होगा आपने, जो मास्क 1 रुपए का पहले बिकता था, वो 50 50 छोड़ो, 100 100 के हजार रुपए तक के मास्क चले गए थे। तो किसी ना किसी चीज का टाइम तो आता ही आता है। वो अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं आपको न्यूज वाली क्लास में, मास्क सैनिटाइजर का। तो यही वाली बात है कि जब हमें पता है कि किसी ना किसी प्रोडक्ट के भाव बढ़ते हैं, तो क्यों ना हम स्टॉक मार्केट को ऐसे सीखे कि हमें पता होगा कि इस स्टॉक के भाव बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे। वही चीज हमें फाइंड आउट करनी है कि अब ये स्टॉक के भाव बढ़ने वाले हैं। ये तो गाइस 5,000 स्टॉक्स है, मैं चाहूं तो डेली के 10 स्टॉक रिकमेंड कर दूं ना, रिसर्च शेयर कर दूं। अब दूसरी बात, मैं आप लोगों से एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपकी ना साइकोलॉजी को ही चेंज कर दूंगा ये आने वाले 15 16 क्लासेस में। मैं अगर आपको एज ए बिजनेसमैन की तरह ही सोच ला दूंगा जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ। उस सोच को कितने टाइम तक आप फॉलो करते हो वो आप पे डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है, कोई भी रिटेल शॉप चला रहे हैं, तो वो क्या करता है कि कोई भी प्राइस को होलसेल में खरीद के रिटेल में बेचता है, मतलब कि 10 रुपए की चीज को 20 रुपए में बेचता है। मतलब वो अपना मार्जिन रख के बेचता है, राइट। जैसे मैंने टमाटर का एग्जांपल दिया कि जो बंदे कैरेट लेके आ रहे थे एक एक दो दो, वो 5 किलो टमाटर ला रहे हैं, उनको पता है कि सेल बहुत हाई रेंज पे चल रही है, प्राइस है जो काफी हाई रेंज पे चल रही है। तो वो टमाटर क्या क्या कर रहा है, कम क्वांटिटी में खरीद रहा है। क्यों? आज एक वेजिटेबल शॉपकीपर, व्हाट दे आर डूइंग दैट, दे आर बाइंग द टोमेटोज इन वेरी लो क्वांटिटीज जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई सेलिंग, हाई सेल प्राइस। तो क्यों ना गाइस, अगर हमें स्टडी से पता लग जाए ये जो स्टॉक की प्राइस है ये ओवर वैल्यू है,
तो हम क्यों खरीदे? अभी रेडी वाला भी नहीं खरीदा ना टमाटर, बेचना उसको आगे जाके है, खरीदेगा आगे जाके, वो आज नहीं तो 6 महीने बाद खरीदेगा जब प्राइस डाउन आएगी। तो सेम, जब एक रेडी वाला इस दिमाग को लेके चलता है कि जब किसी प्राइस को ओवर वैल्यू हो जाए, उसकी प्राइस हाई रेंज पे चल जाए, नहीं खरीदना, नहीं बेचूंगा मैं इसको, मेरे को मार्जिन नहीं बचेगा। तो हम क्यों, ट्रेडर्स क्या करते हैं कि हमेशा हाई प्राइस पे तो खरीदते हैं और लो प्राइस में माइनस में काटते हैं। तो हमारे से बढ़िया तो रेडी वाले हुए ना, जिनमें इतनी कॉमन सेंस है कि लाइक जैसे ही किसी भी वेजिटेबल के भाव हाई चल जाते हैं वो खरीदते ही नहीं है, बोले हमें तो दुकानदारी करनी ही नहीं है। तो सेम आपको स्टॉक मार्केट में ये अप्रोच रखनी पड़ेगी, कोई भी स्टॉक चाहे कितना ही अच्छा हो, अगर वो ओवर वैल्यू है, नहीं खरीदना। आपको मार्क करना है आपकी रेंज, कि जैसे ही ये मेरी रेंज में आएगा तब मैं बाय करूंगा, चाहे 6 महीने बाद आए, चाहे 3 महीने बाद आए, चाहे 1 साल बाद आए, आएगा तो जरूर। तो सबसे बड़ी साइकोलॉजी होती है आपका बिजनेस प्रोस्पेक्ट। आप किसी बिजनेस में, किसी प्रोजेक्ट में या ट्रेडिंग में आपकी सोच क्या जा रही है, आप किस तरीके से मार्केट में सोच रहे हो। अब जैसे मैं बात करूं, निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, राइट? डबल क्लिक किया, चार्ट ओपन किया मैंने, अभी लाइन चार्ट है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी यहाँ चल रहा है। तो मान लीजिए यहाँ क्यों खरीदूं मैं इसको यहाँ पे, जबकि मैंने डेटा को एक्सप्लेन किया है या डेटा को देखा, ये प्राइस यहाँ पे भी आई थी, यहाँ से यहाँ भी गई, यहाँ आई थी, यहाँ से यहाँ भी गई, तो क्या दोबारा यहाँ नहीं आएगी क्या? ट्रेडर सही ट्रैप होता है, वो क्या सोचता है कि यहाँ गई ना, अब तो और प्राइस बढ़ेगी। होगा क्या, टमाटर जब सीधा 200 रुपये तो हुआ नहीं, पहले 80 हुआ, फिर 100, फिर 120, 160, 200। तो कैंडिडेट ने सोचा कि 160 पे खरीद लो। अब वो तो लक फैक्टर है कि वो वहां से बढ़ गया। अगर आज की तारीख में जो कैरेट्स में टमाटर खरीद रहे हैं 200 रुपए के भाव में, मान लो 180 में खरीद रहे हैं, 200 में सेल कर रहे हैं, कल ही न्यूज आता है कि टमाटर 40 हो जाए, तो उनका टमाटर उनको 40 पे बेचना ही होगा, नहीं तो वरना खराब हो जाएंगे। तो सेम गाइस, हमें इस स्टडी से ये पता लगाना है कि ये स्टॉक है ओवर वैल्यू, मतलब इसकी प्राइस है हाई। अगर मैं इस स्टॉक को खरीदूंगा तो इस रेंज में खरीदूंगा, क्योंकि 40 का भाव टमाटर का आएगा तो 60-80 आ जाने के चांसेस तो होंगे ही होंगे। अगर मान लीजिए 40 से 30 भी आए तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस हम हमारे रिस्क मैनेजमेंट से कर सकते हैं कि ठीक है, अभी 10 रुपए के लॉस में मैंने टमाटर को बेच दिए, बट कोई ना, मैं 30 में खरीदता हूँ दोबारा। अब 30 से 40 जाने के चांसेस तो ज्यादा हाई प्रायोरिटी में होंगे, तो वहां से रिकवर कर लेगा। तो सेम हमें इस मार्केट को एज ए बिजनेस की तरह सोचना है, ठीक है? आगे का जो पार्ट है वो काम करनी है, इसमें एक पार्ट है सेटिंग का। पहले हम सेटिंग सीखते हैं कि चार्ट की सेटिंग कैसे करेंगे। अब जैसे कि मैंने चार्ट को ओपन किया था तो यहाँ पे लाइन आ रही थी, अब इस लाइन से हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब टेक्निकल स्टडी के अंदर गाइस, हमें जो पैटर्न यूज करते हैं वो करते हैं हम कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों यूज करते हैं, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। देखो, राइट क्लिक, चार्ट टाइप, अब यहाँ लिखा हुआ है लाइन बार कैंडलस्टिक हाइकन हैशी रैंको एनहांस कैंडलस्टिक। मैं इस थर्ड वाले की बात कर रहा हूँ। पहला है लाइन चार्ट जो कि ऑलरेडी प्लॉटेड है। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो सिर्फ लाइनें ही चल रही है, मतलब कुछ डेटा आप रीड ही नहीं कर पा रहे। वेंटिलेटर की लाइट लाइनें चलती है ना, वैसे लाइन चल रही है, कुछ आता पता ही नहीं है। वहीं जाके मैं चार्ट टाइप को चेंज करता हूँ बार से, यहाँ भी देखो, समझ में नहीं आ रहा डेटा, इस स्टॉक की प्राइस कहाँ चल रही है, कहाँ नहीं चल रही। अब मैं आता हूँ कैंडलस्टिक पे। ओहो, कैंडलस्टिक कैसे नहीं आ रहा? ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म दे रखा है सी, मैं सी प्रेस करता हूँ। अब वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने जो वैल्यू ले रखी है वो ले रखी है 0। कॉर्नर पे देखो, इसको करना है सबसे पहले डी। डी करते मेरा कैंडलस्टिक आ गया। अब यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है और रेड कलर की कैंडल दिख रही है, बस दो कलर ही दिखने वाले हैं, दो से ज्यादा कलर नहीं दिखेंगे। अब इस कैंडल स्टिक से आपको विजिबल हो रहा है कि इस स्टॉक में उस दिन पर्टिकुलर डे क्या हुआ होगा। जैसे कि मान लो मैं एक बात करूं कि रेड कलर की जो कैंडल है वही शो करती है कि उस दिन स्टॉक माइनस में क्लोज हुआ है, और ग्रीन कलर की जो कैंडल है मैं ये मानता हूं कि वो स्टॉक उस दिन प्लस में क्लोज हुआ है। तो आपके पास में विजिबिलिटी तो है ना। बट यही मैं अगर लाइन की बात करूं तो यहाँ पता नहीं लग रहा ना कि यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई थी, कितने दिन तक ग्रीन में क्लोज हुआ। तो इसलिए गाइस, हम यूज करते हैं कैंडल स्टिक। हाइकन पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी पता लग रहा है, बट इसमें क्या होता है कि जो एक सिंगल कैंडल बनी है ना, ये 2 दिन के डेटा से मिलके बनी है, ठीक है? रैन को, ये देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे बेस्ट जो चार्ट पैटर्न है वो है कैंडलस्टिक। हमारी विजिबिलिटी के लिए भी, डेटा को रीड करने के लिए सबसे बेस्ट चार्ट पैटर्न होता है कैंडलस्टिक, ठीक है? सेटिंग पे जाना, सबसे पहले करते हैं यूजर सेटिंग। उससे पहले
जैसे देखो मैं चार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो एक विंडो पॉपअप हो रही है मार्केट डेप्थ की, जो कि हमारे कोई काम की नहीं है। इसमें वही चीज दिखाता है कि स्टॉक कितने में ओपन हुआ, क्लोज हुआ, ठीक है, कितने परसेंट का सर्किट है, लो कितना सर्किट है, बायर्स कितने आ रहे हैं, सेलर्स कितने आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बायर एंड सेलर्स तो कभी भी आप मार्केट में आ सकते हैं किसी भी मिनट पे। तो ये क्या बार बार में इरिटेशन करता है। तो आप चाहें तो सेटिंग में जाएं, यूजर सेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा है एंटर मिनट 240, इसको चेंज करना है 999 से। 240 का मिनट ये है कि अगर 240 मिनट तक अगर आपने सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ नहीं करी तो ये लॉग आउट हो जाएगा। तो आपको करना है 999, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे शो मार्केट डेप्थ, ये है चेक, इसको करना है अनचेक, ताकि वो डेटा बार बार में नहीं आए। बाकी इसमें रिसर्च पार्ट है, हमारे काम की चीज नहीं है। ये लेआउट पार्ट से आप चाहे तो उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, बट मैं एज सिंपल एज रखता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट कीज हैं इसके अंदर, कलर का बारे में बताया जाता है। डायनेमिक रिपोर्ट पे आप देख सकते हैं, जो हम डायनेमिक रिपोर्ट जब रिपोर्ट सेक्शन में होती है, जनरल्स में हमें सिर्फ इन दोनों चीजों को ही आपको वो करना है। लेआउट की शॉर्टकट की कुछ भी चीज काम की नहीं है। ये शॉर्टकट की है कि मान लीजिए अगर आपको, जैसे मैंने ग्राफ के अंदर चार्ट खोला तो सी भी प्लेस करता तो चार्ट खुल जाता। तो यहाँ पे आप चाहो तो देखो कैंडल स्टिक के लिए सी शॉर्टकट की है। तो अगर आपको इन फ्यूचर शॉर्टकट पढ़ना हो तो आप यहाँ से की को पढ़ भी सकते हैं। बाकी मैं आपको प्रैक्टिस के साथ साथ में कीज बताता रहूंगा। तो जनरल में आके मैंने इसको 999 किया, इसको किया अनचेक, सेव एंड सेव ऑल। इसका बेनिफिट ये मिलेगा मुझे कि जैसे मैं अब चार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो वो मार्केट डेप्थ नहीं आ रहा। सेटिंग पे जाऊंगा, अब आती है ग्राफ सेटिंग। अभी तो देखो ये है ब्लैक में, जिसका फोरग्राउंड कलर है ब्लैक है। अब मैं इसको चेंज करूंगा, जो विजिबिलिटी भी अच्छी हो, चार्ट दिखने में भी हो। जब हम किसी चार्ट पे टूल्स को अप्लाई करें, उस सबकी विजिबिलिटी सबसे अच्छी हो, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल में मुझे जो बैकग्राउंड कलर है ये भी ब्लैक कर रखा है, इसको मेरे को करना है व्हाइट। सेव, फोरग्राउंड कलर को ब्लैक, ठीक है। आप चाहो शो वॉल्यूम और आस को हटा सकते हो, कोई काम की चीज नहीं है। चार्ट डेटा पे आप चाहो तो शो प्री ओपन, पोस्ट ओपन, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रिक्स, इसको चाहो तो आप 200 कर लो, 300 कर लो, वो कोई काम की चीज नहीं है। आप चाहो तो इसको भी अनचेक कर सकते हो। आप खुद भी अगर सेटिंग को छेड़ोगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे, गलतियां होगी तो हम हैं, और उससे ही आप सीखने वाले हो। टूल बार में कुछ भी सेटिंग नहीं होगी चेंज, फिबोनाची को हम यूज नहीं करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने अगर बैकग्राउंड व्हाइट लिया है और अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेस करूंगा व्हाइट में, तो मुझे विजिबल नहीं होगी, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ ब्लैक। स्टाइल में जाके इसके आप स्टाइल भी ले सकते हो कि सिंपल लाइन रखनी है, सॉलिड रखनी है, डैश डॉट डैश रखनी है, थिकनेस 1 2 रखनी है, 2 3 4 5 6 जितनी भी आप चाहो रख सकते हो। मैं 1 रखता हूँ। टेक्स्ट का कलर मैं रखूंगा इसको ब्लैक, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है व्हाइट। ट्रेन लाइन को मैं ब्लैक कर दूंगा, थ्री लाइन को भी मैं ब्लैक कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो कलर है बैकग्राउंड वो है व्हाइट। सिंबल को भी मैं ब्लैक ही रखूंगा। रिट्रेसमेंट, ये हमारी काम की चीज होगी, आगे पढ़ाऊंगा। फिबोनाची ये हम नहीं पढ़ते। मेजर टूल्स को मैं करूंगा ब्लैक, किसी भी स्टॉक का मेजरमेंट लेने के लिए। वर्टिकल लाइन को भी ब्लैक करूंगा, ये ऑलरेडी ब्लैक है। एंट्री लाइन को मैं ग्रीन करूंगा, क्योंकि मैं मार्केट में एंटर करूंगा उस लाइन से। टारगेट लाइन को भी मैं ग्रीन कर सकता हूँ, या फिर एंट्री लाइन को मैं चेंज करता हूँ ब्लू से। स्टॉप लॉस लाइन रेड ही होगी। पेंसिल कलर आई कैन चेक ब्लैक। रेक्टेंगल आप चाहो, काम की चीज नहीं है, ब्लैक कर सकते हो। टिक एवरेज लाइन को आपको करना है ब्लैक, उसको कर दो अनचेक। क्लोज लाइन को भी आप ब्लैक करके अनचेक कर सकते हो। जो प्रीवियस क्लोज लाइन होती है ना, कि मार्केट लास्ट टाइम पे कब क्लोज, किस पॉइंट पे जाके क्लोज हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी डेटा काम करनी है। डेटा लिस्टिंग है, इसको भी चेंज करना होगा हमें। ये बैकग्राउंड व्हाइट, ये ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है यहाँ पे। डे स्प्रेडर है, माउस पॉइंटर को मैं ब्लैक करूंगा। अलर्ट ट्रेड नोटिफिकेशन ऑन होगा। चार्ट बुक में कोई सेटिंग नहीं है, सेव कर दूंगा। देखो ये हो गया। अब वही सेम कौन सी लाइन आई है, लाइन चार्ट। मैं चाहूं तो सी प्रेस करूंगा, तो मेरे पास में कैंडल स्टिक आ जाएगा। अब इसकी विजिबिलिटी देखो, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा था ये ब्लैक वाला, बताएं। आप चाहो तो ब्लैक के साथ भी कर सकते हो, बट आई वुड लाइक टू गो विद द व्हाइट वन। बिकॉज होता क्या है कि जब आप स्क्रीन पे रेगुलर बैठते हो ना, तो व्हाइट एक सोबर कलर है, ठीक है। मतलब आपकी आंखों पे भी नहीं चुभता। और दूसरी बात क्या है, कलर्स को लेके मैं ज्यादा नहीं सोचता, बट कहते हैं कि सफेद जो कलर होता है, यस मैं बोलने ही वाला था कि आइस फ्रेंडली होता है। कि
आपकी आंखों पे ज्यादा आपको मतलब ऐसे कहते हैं ना कि इरिटेशन नहीं होगी। ब्लैक से क्या होता है कि बिल्कुल आप देखते रहोगे 6 आवर्स अगर मार्केट को देते हुए 4 आवर्स या 2 आवर्स 3 आवर्स, तो थोड़ा सा ना मतलब आंखों पे इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, इसलिए आई विल गो विद द व्हाइट वन। ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको क्लोज करता हूँ और वापस से चार्ट ओपन करता हूँ, तो मेरे पास में वापस से लाइन चार्ट ही आ रही है। तो जैसे मैं इसको सी प्रेस करूंगा तो मेरे पास में ये आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि बार बार में मैं सी प्रेस क्यों करूँ, तो राइट क्लिक ऑन द चार्ट, गो टू द सेटिंग पार्ट। यहाँ पे आपको डिफॉल्ट सेटिंग पे चेक करना है। ठीक है। और यहाँ पे इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। सॉरी, एक सेकेंड, पहले पाथ पे जाके, एक सेकेंड गाइस, पहले चार्ट को सेव करना होगा। आई एम सॉरी। चार्ट पे जाके सेव चार्ट टेम्पलेट करना है आपको। शॉर्टकट है Ctrl+Shift+G। इसको मान लीजिए मैंने सैंपल नाम दिया, सेव किया, राइट क्लिक ऑन द चार्ट, सेटिंग पे गया, डिफॉल्ट चार्ट पे गया, सैंपल पे क्लिक किया, ओपन एंड सेव। इसका बेनिफिट मुझे ये मिलेगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा अब मुझे लाइन नहीं आएंगी, सीधा की सीधा कैंडल स्टिक आएगी। ठीक है। आपको भी ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, चार्ट की सेटिंग को सही करना है। कुछ भी इश्यूज आए, ड्रॉप यू मैसेज विद द स्क्रीनशॉट, कहाँ चेंजेस करने हैं हम आपको स्क्रीनशॉट के साथ में बता देंगे कि यहाँ पे चेंजेस होगा। सेकंड वीडियो देख के करोगे तो इजीली आपको समझ में आएगा। ठीक है गाइस, आज की ये इंट्रोडक्शन क्लासेस थी, एंड अप करेंगे। कल वापस से नया सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ये ग्रीन कलर की कैंडल है, रेड कलर की कैंडल है, क्यों बनती है, रीजन मैं आपको देने वाला हूँ। धीरे धीरे हम हमारे स्ट्रक्चर को बेसिक से एडवांस लेके जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी भी मकान को बनाने के लिए उसकी नींव जो होती है वो एकदम पावरफुल, अच्छी स्ट्रेंथ वाली होनी चाहिए। आप देखना कोई भी बिल्डर्स है, कोई भी खुद का मकान ले लो, हम जब बनाते हैं तो नींव पार्ट को बहुत फोकस करते हैं, राइट। तो ऐसे ही हमें स्टॉक मार्केट के इस कोर्स को सीखने के लिए हमारी जो नींव है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको सबसे स्ट्रॉन्ग रखना है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।